हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में लेसन 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध। ऐसे ही पानीपत का भी प्रथम युद्ध पढ़ेंगे, द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, तृतीय युद्ध पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे डलहौजी की विलय नीति। तो आइए बिना किसी देरी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते वे अंग्रेज की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियासतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। सोचिए, बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी। अंग्रेज ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत जैसे ब्लेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीति के जरिए भारत के राज्यों को अपनी कंपनी राज्य में मिलाया। मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सूदा, सेदा, कन्नाडा और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट एक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 4। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक चला था। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। डेढ़ वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते गए प्रदेशों को एक दूसरे से लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी।
1761 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेज सेना को पराजित कर अकाट जीत लिया। इस बीच अंग्रेज ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मोर्चा 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। तृतीय अंगला मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा कगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अम्बुर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, इससे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों में रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है।
ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर तंजौर का आधिपत्य स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण स्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसने नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका मुख्य पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं को ध्यान अब पुनः पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवा सौ की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सहन शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेस्ली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध
1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक सिंधिया करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि तथा भोंसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लौह लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए, जो राज्य पूर्णतया अब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति, हमने कहा ना डलहौजी की विलय नीति भी पढ़ेंगे। तो सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेस्ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उसके परिणामों के बारे में जानें। अंग्रेज का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। युद्ध एवं वर्ष किसके बीच युद्ध, विलय नीति, विलय के कारण परिणाम, संधि प्रस्ताव। अवध का युद्ध दोस्तों हुआ था 1856 ईस्वी में। अवध का युद्ध 1856 ईस्वी में ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद के बीच। किसके बीच हुआ था? डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रमणत का आरोप। परिणाम हुआ था अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संधि प्रस्ताव। फैजाबाद संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर लिया गया और उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। रुहेलखंड का युद्ध हुआ था 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी ये हुआ था वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच हुआ था। 1773 ईस्वी में रुहेलखंड का युद्ध हुआ था।
ये हुआ था वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच। रुहेल सरदार द्वारा अवध के नवाब को ₹40 लाख देने से मना कर देना। हाफिज रहमत खां मारे गए रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। बनारस का युद्ध 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच हुआ। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना था अधिक धन, घुड़सवार था बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। पिंडारियों से युद्ध लूट मार करने वाले लोग 1816 ईस्वी 1818 ईस्वी ये हुआ लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारी की अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर बहुत से पिंडारी मारे गए। अमीर खां ने अब अंग्रेजी की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खां ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गैस की जागीर मिली। अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा म्यांमार से युद्ध एवं वर्ष किसके बीच युद्ध विलय के कारण परिणाम। संधि प्रस्ताव। नेपाल का युद्ध दोस्तों 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक चला। ये दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के बीच हुआ था। सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों को अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और उटबल क्षेत्रों पर अधिकार। परिणाम हुआ था अंत में गोरखे पराजित हुए, जो अंत में आखिरी में गोरखे लोग पराजित हो गए। 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक चला। ये हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के बीच। बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा तथा अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता। बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के बीच। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन, बर्मा पराजित हुआ। मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। अफगान युद्ध 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी हुआ। ये दोस्तों हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के बीच, लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के बीच। क्या कारण थे? अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ।
सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजों राज्य पर आक्रमण किया। सिंध के अमीर पराजित हुए। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख 1845 से 1846। सिख सेना सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेजों से जा मिले थे। लाहौर में संधि 1846 ईस्वी करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न देने पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी तथा सिख के बीच हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की सफलता के कारण। भारत में अंग्रेजों की सफलता ने अनेक कारक सहायक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार बढ़ा। इससे उन कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे। इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी मनवाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाए करते थे। पिंडारी या लुटेरों का एक दल जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों दोनों शामिल थे। रेजिडेंट सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।